और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, अब से ठीक 1 घंटे बाद चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है आज की। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, अगले 1 घंटे बाद ठीक 3 बजे चुनावी तारीखें हम सबके सामने होंगी। केंद्रीय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव 8 चरणों में हो सकते हैं। 2014 में 9 चरणों में हुए, 2019 में 7 चरणों में, लेकिन 2024 में ये चुनाव 8 चरणों में संपन्न करवाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 से 4 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। और 16 जून को, क्योंकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसके पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा, यानी कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी ये भी स्पष्ट हो जाएगा। तारीखें क्या रहेंगी, परिणाम कब हमें मिलेंगे, ये सब अब से ठीक 1 घंटे बाद स्पष्ट होगा। तो देखिए, ठीक 1 घंटे बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इंतजार आखिरकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि तारीखों को लेकर जिस तरह से सस्पेंस था, अब वो 1 घंटे बाद हटने वाला है। क्योंकि ठीक 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जानकारी मिलेगी कि आखिर तारीख कौन सी वो तारीख होगी। क्योंकि तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, उम्मीदवारों को घोषित कर रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव आयोग की तारीखों का इंतजार था। अब वो इंतजार भी खत्म होने वाला है। 24 के दंगल की आज से शुरुआत होने जा रही है और 3 बजे ये जानकारी मिलेगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया जाएगा कि आखिर चुनाव की तारीखों का किस तरह से ऐलान किया जा रहा है। तो लोकसभा की 543 सीटों पर 7 फेज में वोटिंग हो सकती है। और चलिए चर्चा हम करेंगे, लेकिन नजरें आप बनाए रखिएगा, क्योंकि घड़ी की जो टिक-टिक है वो लगातार आगे बढ़ रही है। ठीक 1 घंटे बाद चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सामने होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनावी तारीखें हम सबके सामने रख दी जाएगी। और इसी के साथ 2024 का बिगुल बज जाएगा। दोनों दल लगातार तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अब मुख्य जिम्मेदारी जो आ गई है मुख्य निर्वाचन आयोग पर। और सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं एमपी से। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के भी कुछ राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी अब थोड़ी ही देर बाद हमें ज्वाइन करने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, अब से ठीक 1 घंटे बाद चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इस वक्त आप बीजेपी दफ्तर में ही खड़े हैं, किस तरह की हलचल है? हालांकि तैयारियां तो काफी पहले ही बीजेपी ने शुरू कर दी थी चुनावों को लेकर, लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है तारीखों के लिहाज से। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 3 बजे का इंतजार है जब लोगों से बात होने वाली है। और निश्चित रूप से अभी थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि हम तो पूरी तरह तैयार है, लेकिन बीजेपी का माहौल आप देखिए, लोगों का इंतजार है कि थोड़ी देर में तारीख घोषित होगी तो वरिष्ठ नेता भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या थोड़ी देर में तारीखों का ऐलान होने वाला है, कितना विश्वास है बीजेपी पर? भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्वास के साथ खड़ी हुई है और चुनाव लड़ेगी, तैयार है। बिल्कुल, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी घोषणा हो जाए, हम चुनाव के लिए तैयार हैं, पूरी तरह तैयार है कार्यकर्ता के रूप में। कार्यकर्ता, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बहुत आ रहे हैं आपके साथ। नहीं, ये तो अब आना जाना तो लगा ही है। भारतीय जनता पार्टी का आगे वो बढ़ रहा है, इसलिए कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, और राजनीतिक खबरों के साथ साथ जया, बात राजनीति के साथ ज्योतिष की बात भी हो जाए। एक पंडित जी यहाँ पहुंचे हुए हैं और हाथ में बैग भी। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है डॉक्टर राधेश्याम शर्मा। डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी हैं। 3 बजे की तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो ज्योतिष के हिसाब से क्या कह रही 3 बजे की तारीख? 3 अंक जो है बृहस्पति का है और उधर जो है 26 से जो बनता है वो बनता है 8 अंक जो शनि का है। शनि और गुरु का तालमेल इस समय रहेगा, जो दोनों पार्टी के लिए रहेगा। 3 अंक कांग्रेस ले जा रही है और 26 अंक जो है बीजेपी के खाते में आ रहे हैं। 26 अंक का मतलब समझाइए थोड़ा। सीट से रहता है। अच्छा। सीटों से। तो सीटें तो कुल मिलाकर 500 जी 29 है ना। मध्य प्रदेश की 29 सीटें। हाँ, उसी पे बता अच्छा, रहे हैं। आपने 29 सीटों के बारे में बता दिया। और देश की सीटें क्या कह रही? देश के बारे में अभी नहीं, अभी वो थोड़ा आकलन करना पड़ेगा मुझे। जैसे ही ऐलान होगा उस समय आकलन करूंगा मैं तारीखों के आधार। 3 के ऐलान में 26 सीटें आप दे रहे हैं बीजेपी को मध्य प्रदेश में। 26 पक्की है बीजेपी की और 3 जो है अदर्श के खाते में जा सकती है। 3 अदर्स के खाते।
अदर्स कांग्रेस को नहीं जाएगी। कांग्रेस या अदर्स जो भी है उसमें अदर्स ही बोल सकते हैं हम। चलिए जया, आप देखिए कि हमने तो भविष्य भी दिखा दिया, 3 बजे का ऐलान होने वाला है। और पंडित जी है बड़ा काफी अध्ययन करते हैं, क्या इस पर अध्ययन आपने पहले से कर लिया? इसमें मैंने पीएचडी की ना, बनारस से मैं पीएचडी हूँ ज्योतिष में। मेरी मध्य प्रदेश में मोनोपोली है। राकेश साहनी को मैंने तारीख दी थी। राकेश साहनी वल्लभ भवन से घर छोड़ने आते थे। एन सिंह डीजीपी रहे, वो पीएचक्यू से घर छोड़ने आते थे। समस्त आईएएस आईपीएस उनका मैं एनालिसिस। ये बताइए घर किसको छोड़ रहे हैं 2024 में? कौन सा 2024 में किसको घर छोड़ने वाले? घर कौन सा? घर कौन जाने वाला, कौन सत्ता में रहने वाला और कौन? सत्ता में तो भाजपा ही रहेगी। सत्ता में भाजपा कोई खतरा नहीं है। मोदी और राहुल की बात करें तो? राहुल मोदी दोनों में यही बैठेंगे, मोदी जी ही बैठेंगे। अच्छा। मोदी जी की जन्म पत्री में वृश्चिक लग्न अच्छा चल रहा है। अभी उनका वृषभ में जैसे आ जाएगा, अभी जब चुनाव के टाइम वोटिंग के टाइम पे आ जाएगा वृषभ में बृहस्पति, तो उनकी राशि को देखेगा तो गज केसरी योग बनाएगा तो सिंहासन आरूढ़ कर देगा। ये तो मनोज जी ज्योतिषियों की भविष्यवाणी है। जया, तो 26 सीटों की घोषणा मध्य प्रदेश के लिए कर रहे हैं बीजेपी के लिए। 3 सीटें कांग्रेस से आदर्श के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। लेकिन कई बार हमने देखा है, चाहे आप 2023 के चुनाव को याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए तमाम राजनीतिक पंडितों की जो भविष्यवाणियां थी वो भी कई मौकों पर फैल हुई हैं। तो अब चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि आखिर चुनाव परिणाम के समय किस दल को कितनी सीटें मिलती हैं। फिलहाल आप लगातार बने रहिएगा सर। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हो। ओपनिंग रिमार्क सबसे पहले मिलन जी आपके साथ ही, बहुत कम समय बचा है। बीजेपी के लिए हमेशा ये कहा जाता रहा है कि हमेशा चुनावी मोड में पार्टी रहती है और साल भर लगातार तैयारियां बीजेपी की, लेकिन अब से सिर्फ 1 घंटा बाकी और उसके बाद हमें पता चलेगा किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में चुनाव होंगे, तारीखें कौन सी होगी और अब से थोड़ी देर बाद रणभेरी भी बजने वाली है सर। निश्चित रूप से देखिए, जिस युद्धाभ्यास की तैयारी हमारे समय काफी लंबे समय से चल रही है, वो युद्ध लड़ने का समय आ गया है। क्योंकि ये युद्ध मैं इसलिए कहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल देखिए युद्ध इसलिए मानना चाहिए क्योंकि वैचारिक जिस प्रकार की लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें एक सोच है विकासकारी और दूसरी सोच है विनाशकारी। ये चुनाव विकास वर्सेस विनाश का है, ये चुनाव स्कीम वर्सेस स्कैम का है। मतलब आप एक तरफ देखिए, जहां 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी स्कीम के माध्यम से देश का उन्नयन किया, देश को उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाया, आज वैश्विक स्तर पर भारत की जय जयकार हो रही है। वहीं विनाशकारी सोच जो दशकों तक इस देश में राज करती है, जिसने स्कैम ही स्कैम इस देश में दिए हैं, इसलिए आज वो उपलब्धियों पर बात नहीं कर पा रही है। वो न्याय यात्रा निकाल रही है, लेकिन आखिर न्याय किससे? मतलब आप 420 केस पे जमानत पर चल रहे हैं इसलिए न्याय मांग रहे हैं, या इस देश में उन्नति हो रही है इसलिए न्याय मांग रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार की सोच है उसमें जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर देख रही है कि कौन सा राजनीतिक दल हमारे बीच में काम कर रहा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर मोर्चे पर काम करके दिखाकर और जिस प्रकार से परीक्षा में बैठने जा रही है उसमें बहुत आगे निकल चुकी है और कांग्रेस पार्टी कोसों दूर हो गई। आप देखिए, एक के बाद एक योजनाएं देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से बागडोर संभाली, 2014 का वो दिन याद कर लीजिए जब समक्ष विपक्षी दल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विपरीत लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस विश्वास मत के साथ जनता ने आशीर्वाद दिया, वो निरंतर प्रगति बढ़ा। आप 2019 का चुनाव देखेंगे, सीटें बढ़ी, आज 303 सीटें लेकर हम आगे जा रहे हैं और 370 का जो लक्ष्य अकेले भाजपा ने रखा है, हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। वो कोई हवाई लक्ष्य नहीं है, उसके पीछे 10 वर्षों का लंबा कालखंड है जो योजनाओं को समर्पित रहा। देश में समृद्धता के साथ विकास हो, गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो देश की गरीब जनता, जैसे 80 करोड़ जनता को हम जनधन मतलब उनको अनाज देकर कहीं ना कहीं उनको भोजन दे रहे हैं, जनधन खातों के माध्यम 51 करोड़ सीधा फायदा योजनाओं का। उपलब्धियों पर भी आगे हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप गिनवा रहे हैं और लगातार जितने भी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ते हैं वो उपलब्धियों की ही बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस के अपने कई तरह की बातें हैं, कई तरह के आरोप हैं बीजेपी के लिए, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करिए या आप केंद्र की राजनीति की बात करिए। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस की अपनी तैयारियां, उपलब्धियां गिना रही है 10 साल की, लेकिन कांग्रेस क्या लेकर जनता के बीच पहुंचने वाली है? देखिए जया जी, सबसे पहली चीज तो विधानसभा चुनाव के बाद ही हमने अपने संगठन पर काम करना शुरू किया था। हमने मंडलम बनाए, सेक्टर बनाए और पन्ना प्रभारी तक हमारे बन चुके हैं। हमारे पर्यवेक्षक घूम गए, हमारे प्रभारी नियुक्त हो गए, वॉर रूम काम कर रहा है, कंट्रोल रूम काम कर रहा है, सारी चीज़ें तैयारी के साथ हो रही हैं क्योंकि चुनाव में जाना है। बहुत दिनों से हम इसकी तैयारी कर रहे थे और घोषणा का इंतजार कर रहे थे।
आज अगर घोषणा हो जाती है, चुनावों की तारीखें आ जाती है, तो मैदान में जाने के लिए सारे के सारे राजनीतिक दल स्वतंत्र रूप से तैयार हैं। हम भी उस तैयारी में लगे और आने वाले समय में आप देखेंगे किस ताकत के साथ चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। एक चीज, दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने भी बताया कि स्कीम का चुनाव है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की स्कीम का चुनाव है, स्कैम का चुनाव है, दोनों पे बात होगी। सर मुझे माफ करिएगा, मैं आपको 2 मिनट में रोकूंगी, वापस से आपका रिएक्शन इस पर लूंगी, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ हम अपने मेहमानों को लिए चलते हैं, दर्शकों को लिए चलते हैं, क्योंकि 11 सीटें और इन 11 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है ये हमें बताएंगे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, जो कि इस वक्त छत्तीसगढ़ स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी के साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, 1 घंटे बाद पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। पिछली बार मुझे बहुत अच्छे से याद है 3 चरणों में चुनाव हुए थे, 11 अप्रैल, 18 अप्रैल और 23 अप्रैल। इस बार भी वही उम्मीद है जो भारत निर्वाचन आयोग से जानकारी आ रही, 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी उस समय जीती थी जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में केवल 15 सीटें मिली थी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, सीधे उनसे बातचीत करता हूं। कुछ ही देर का समय और तारीखों का ऐलान, क्या तैयारी है? नहीं, भाजपा का संगठन है, ये ऐसा नहीं है कि परीक्षा के समय में पढ़े, हम साल भर पढ़ने वाले हैं और उतनी ही गति से साल भर काम होता है, उतनी ही गति से अभी फिर काम होगा। मसला है 11 सीटों का, उसका खेद है हमको, ये सीटें ज्यादा होनी थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने 100% सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भेजने का मन बना लिया है। 9 सीटें हैं सर। अगर मैं 2019 के फिगर की बात करूं, कोरबा और बस्तर दोनों महत्वपूर्ण सीटें। दुर्ग से आपने इस बार सरोज पांडे जी को वहां भेजा, बस्तर में भी महेश कश्यप जी को आप लड़ाने जा रहे हैं, ये दोनों सीटें भी महत्वपूर्ण। दूसरा जांजगीर तीसरी महत्वपूर्ण सीट, क्यों? क्योंकि वहां पर विधानसभा वार आपके पास एक भी सीट नहीं है। राजनांदगांव महत्वपूर्ण सीट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर है। 8 सीटों में 5 सीटें कांग्रेस के पक्ष में। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस 2-3 सीटों पर अप पोजीशन पे फिलहाल नजर आ रही है? विगत विधानसभा चुनाव से पहले भी आपने माहौल जो देखा रहा होगा, अंडर करंट है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, और वो अंडर करंट का परिणाम आपको बिल्कुल दिखेगा। देश की जनता चाहती है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। जो बड़े फैसले उन्होंने किए, जो देश में बहुत बड़े सुधार के काम किए हैं, चाहे कानूनों के पक्ष में हो, चाहे देश के स्वाभिमान के पक्ष में हो, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए और जनता चाहती है। मोदी जी ने ऐलान किया है कि तीसरे टर्म में और बड़े फैसले किए जाएंगे। वो बड़े फैसलों का प्रतीक्षा सबको है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी आप कहेंगे, बस्तर में जनप्रिय जो नेता हैं उनको भाजपा ने टिकट दिया है। कोरबा इस बार हम जीतेंगे। जांजगीर चांपा में आप सच कह रहे हैं, 8 में से 8 विधानसभा हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन लोकसभा पिछली बार भी हम जीते थे और इस बार भी जीतेंगे। राजनांदगांव के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी जहां से जनप्रतिनिधि हैं, वहां की जनता का अपमान वो क्यों कर रहे हैं? वो क्यों उनको छोड़ करके राजनांदगांव जा रहे हैं? क्यों दुर्ग से नहीं लड़ रहे हैं? भागे हैं भूपेश बघेल जी वहां से। बस्तर में खैर कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई किसको लड़ाना है, लेकिन दीपक बैज पिछली बार जीते। गजब के जनता से, युवाओं से गजब के संपर्क के नेता है। आपको आश्चर्य होगा बस्तर के प्रचंड जीत जब उनकी होगी तो आश्चर्य होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी प्रत्याशी की, महेश जी की। दीपक बैज मैदान में उतर सकते हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। कोई नहीं, आपको ध्यान होगा कि पिछली बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने हराया था, तो बहुत बड़ा मसला नहीं है। एक आखिरी सवाल शर्मा जी की, किन मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या मोदी की गारंटी ही चलेगी, मोदी का चेहरा ही चलेगा, या यहाँ की सरकार के 3 महीने के जो काम है उसको लेकर भी जनता के पास आप लोग जाएं? दोनों ही मामले हैं साहब। मोदी जी की गारंटी का मामला यह है कि केंद्र की सरकार ने जितने बड़े बड़े फैसले किए हैं, जितने बड़े काम किए हैं, देश के स्वाभिमान का काम है, पूर्वोत्तर राज्यों का विषय है, कश्मीर का विषय है। भगवान राम जी विराजे तो माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पूजन के लिए गए थे। आपके देश में कोई बम नहीं फूटता है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है। बाह्य सुरक्षाओं के लिए आप देख लें कि दुश्मनों के घर में घुसकर मारा गया है। कितने एक्सपोर्ट बढ़ गए हैं देश के, कितने रोड कंस्ट्रक्शन बढ़े हैं, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, ये सारा नेशनल लेवल का काम है। साथ ही साथ जो 3 महीने में विष्णुदेव सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया है, आप स्वयं देख लें। मैं सोचता हूं कि ये पूरे देश में प्रतिमान है। इतने काम किसी और सरकार ने नहीं किए जितने 3 महीने में विष्णुदेव सरकार। आखिरी सवाल और है कि पोस्टर वॉर बहुत अलग तरीके से चल रहा है। फिर ये कहा गया है कि बेमितरा जैसा आप राजनांदगांव को बनाने के लिए क्या राजनांदगांव में भी जिहाद गढ़ आप खोलने जा रहे हैं? क्या हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में भी रहेगा, धर्मांतरण और हिंदुत्व का मुद्दा? मुझे एक बात बताएं भैया, जब किसी की हत्या हो जाती है, कवर्धा में साधराम यादव की हत्या हो गई, अभी क्या कहा जाए उसको? क्या कहा जाए भाई?
जबरदस्ती आंख में पट्टी डाले कोई? भैया जो है सो है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक कलाकार का भाव यदि उसकी कला में प्रकट हो रहा है तो कहीं कुछ हुआ है तब ना प्रकट हुआ है। बिल्कुल। और देखिए 2023 में भी ये मुद्दे थे आदित्य जी, और हमने उनका नतीजा भी देखा, लेकिन अब 2024 में अगर बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में जनता के बीच पहुंचती है तो उसका परिणाम क्या होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। जितेंद्र जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए सर। देखिए मैं जो है वही बता रहा था कि हमारे मित्र कह रहे थे कि अब की चुनाव जो होगा मोदी की स्कीम और स्कैम पर होगा। निश्चित तौर पर मोदी जी की स्कीम और स्कैम पर चुनाव होने जा रहा है। जनता तैयार बैठी है, चुनाव की घोषणा होने दीजिए, सारे सवाल एक साथ होंगे। अब कोई राम मंदिर का मुद्दा सामने नहीं है। अब जो बात होगी वो विकास पर होगी, स्कीम पर होगी, स्कैम पर होगी। जो नोटबंदी इस देश का क्रांतिकारी फैसला था उससे इस देश को क्या फायदा हुआ ये पूछेगी जनता। ये पूछने के लिए हम भी तैयार बैठे। जितेंद्र, आपने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, 3 गुना काला धन विदेशों में पहुंच चुका है। जितेंद्र इस जी, पर बात होगी। बिल्कुल जितेंद्र जी, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सुन रही थी, आपने कहा कि यहाँ पर मैदान में उतरने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आपकी तरफ से मैदान में उतरेगा कौन? क्योंकि बीजेपी ने एमपी की बात कर ले या फिर छत्तीसगढ़ में बात कर ले, तमाम उम्मीदवारों को उतार दिया है मैदान में, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अभी एमपी और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की लिस्ट जो है पूरी सामने नहीं आई है। देखिए पूरी सामने आ जाएगी। हाँ। राहुल जी की यात्रा की वजह से जो सीईसी की बैठक थी वो 2 दिन टल गई। 18 तारीख को बैठक है, 18 तारीख को शाम को पूरे मध्य प्रदेश की सहित अनेक प्रदेशों की सूची आपके सामने होगी। आपसे आगे तो चुनाव आयोग भी निकल गया है, तारीखों का इंतजार। चलिए आपके पास आएंगे, आपसे चर्चा और भी करेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी प्रशंसा के पास आपको सीधा लिए चलेंगे क्योंकि जानकारी लेकर आई है। प्रशंसा, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया साक्षी। तो देखिए आज ऐलानी जंग का दिन है, यानी कि चुनावी बिगुल अब से थोड़ी ही देर में बजने वाला है और चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 3 बजे का सभी को इंतजार है जब चुनाव की तारीखें हम सभी के सामने होंगी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें 2019 और 2014 की, तो कब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। 2014 की इधर पर अगर हम बात कर ले तो 5 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। ये 2014 की चुनाव की तारीख आपको बता रहे कब घोषणा हुई थी चुनावों की। अगर अब आगे बढ़ते हुए बात करें 2019 की, तो 2019 में 11 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था और उसके बाद आचार संहिता देश भर में लग गई थी। लेकिन आज की तारीख देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि 2024 के चुनाव का सभी को इंतजार, और आज 3 बजे निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये जानकारी दी जाएगी कि किन राज्यों में कितने चरणों में चुनाव होने हैं, देश भर में कितने चरण में चुनाव होंगे, ये आज साफ हो जाएगा। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया। लेकिन देखिए 10 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। ये 2019 की जानकारी आपको दे रहे हैं। जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो 10 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था। उसके बाद आचार संहिता देश भर में लग चुकी थी। अब आगे बढ़ते हुए 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में 7 चरणों में चुनाव हुए थे। पिछली बार 7 चरणों में चुनाव हुए, इस बार भी यही माना जा रहा है कि 7 से 8 चरण भी हो सकते हैं इस बार। लेकिन देखिए 23 मई को नतीजों का ऐलान हुआ था, यानी कि नतीजे हम सभी के सामने थे, किस पार्टी की क्या स्थिति थी वो हम सभी के सामने था। और 23 मई की तारीख काफी ज्यादा महत्वपूर्ण 2019 में रही, लेकिन आज की तारीख भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज वो तारीख हम सभी के सामने होगी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन देखिए 2019 के नतीजों की अगर हम बात कर ले, कुल सीटें 542 लोकसभा की, एनडीए के खाते में 354 सीटें गई, यानी कि भारी बहुमत यहाँ पर एनडीए को मिली। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए यूपीए की बात कर ले तो 91 सीटें यूपी को मिली। अदर्स के खाते में भी 90 से ऊपर सीटें गई थी। लेकिन और भी ग्राफिक्स के जरिए आपको लोकसभा चुनाव की अपडेट देंगे। ओवर टू यू जय। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रशंसा। आपने बताया कि किस तरह से 2014 और 19 में चुनावी तारीखें सामने आई थी और आज 2024 की तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेहमान हमारे साथ छत्तीसगढ़ से भी जुड़ गए हैं। एक बार फिर से आपका परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ ही अजय गंगवानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। दोनों का बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले सुनील जी आपसे ही ओपनिंग रिमार्क, किस तरह की तैयारियां 2023 में हमने देखा। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कह रहे थे कि बीजेपी तो मैदान में कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने जो कमाल किया 2 से 3 महीनों के अंदर, उसका चुनावी परिणाम हम सबके सामने है। अब 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं? 11 की 11 सीटें कैसे जीतेगी बीजेपी प्रदेश में? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो
24 घंटे सातों दिन काम करने वाले हैं, कोई चुनावी कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस जैसे अभी कांग्रेस की यात्राएं ही चल रही है और चुनाव की घोषणा होने वाली है, प्रत्याशियों का पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रण प्राण से जुटा रहता है, चुनाव की तैयारी हो चाहे आम जनता की सेवा करने की बात हो। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में हमने जो विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के को लेकर के चुनाव लड़ा था और हम उसमें 100% जो है उसको गारंटी को पूरा करते जा रहे हैं। हमने पहली घोषणा की थी कि हमारा मुख्यमंत्री अपने आवास पर नहीं जाएगा जब तक 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की फाइल पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। हमने सबसे पहले वही काम किया और अब हमारे मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले अपने निवास पर गए हैं। उसके बाद हमने कहा था 2 साल का बकाया धान का बोनस जो है वो देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर जन्मतिथि पर सुशासन दिवस पर 25 तारीख को देंगे, वो हमने दिया। उसके बाद कहा था कि 21 कुंटल धान लेंगे प्रति एकड़। चलिए, आपने जो वादे किए थे सुनील जी, अंतर की राशि एक बार में देंगे तो वो भी दिया। बिल्कुल सुनील जी, जो आपने वादे किए थे उसका असर देख रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ अजय गंगवानी भी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको भी तारीख का इंतजार है? क्योंकि घड़ी में जैसे जैसे 3 बजने का इंतजार किया जा रहा है और ऐलान भी हो जाएगा तारीखों का, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर अभी भी आपके उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरे हैं 11 सीटों पर, तो किसका इंतजार किया जा रहा था? देखिए, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण अंतर यह है साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सभी लोगों से चर्चा के बाद, गहन विचार विमर्श के बाद सही व्यक्ति को टिकट दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली के एसी चैम्बर में माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी बैठ के निर्णय लेते हैं बिना किसी चर्चा से। तो जो अधिनायकवाद है वो भारतीय जनता पार्टी में बुरी तरह हावी है। 19 तारीख को हमारी साक्षी जी CWC की बैठक है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सारे लोगों से चर्चा के बाद जो बचे हुए नाम है साक्षी जी घोषित कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मेरे मित्र मोदी गारंटी की बात कर रहे थे कि आपके खाते 15 लाख आए, कि मेरे खाते में आ गए, कि मेरे मित्र सुनील चौधरी जी के क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए। आज 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार तो मिले नहीं साक्षी जी, 23 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 100 दिन में महंगाई कम करने का दावा था, आज 10 साल तक लगातार देश की जनता को ठगते रहे। 36 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी के रूप में पेट्रोल और डीजल में देश की आम जनता की जेब से निकाल लेते हैं। अभी लोकसभा में डर के मारे मात्र 2 रुपए की कटौती कर रहे हैं। जब क्रूड ऑयल की कीमत 40 से 50% कम हो रही है तो आपसे मात्र 2 रुपए का फायदा देते हैं। तो कहीं आपकी डर और घबराहट दिख रही है। न 2022 तक किसानों की आय दुगनी की गई, न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की गई। चलिए अजय जी, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, देखना होगा कि आखिर जनता आपके मुद्दों पर कैसे भरोसा करती है और क्या वाकई में लोकसभा चुनाव में आप पर भरोसा जताती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अजय जी, लौटूंगी, चर्चा और भी आप लोगों से करेंगे। और देखिए यहाँ पर एक और बड़ी, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा लगातार करेंगे, मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे बड़ी खबर पर। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। थोड़ी ही देर बाद, यानी कि थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद सस्पेंस खत्म होगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। तो दोपहर 3 बजे, यानी कि थोड़ी ही देर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जानकारी देगा। तो देखिए, 8 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, ये जानकारी मिलेगी आपको बंसल न्यूज पर थोड़ी ही देर में। एमपी से 3 से 4 चरणों में चुनाव भी हो सकते हैं और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जितेंद्र जी, मैं आपसे, मेरा सवाल है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इंतजार और करने की जरूरत है, तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। आपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 18 तारीख को हम देखेंगे कौन मैदान में उतरेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार आपकी पार्टी छोड़कर तमाम दिग्गज जो है बीजेपी में जाते जा रहे हैं, और अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, किस तरह का लोकसभा का रिजल्ट आएगा? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी सूची आ चुकी है, एक सूची आ गई है, एक और आने वाली है, जिसमें पूरा मध्य प्रदेश की घोषणा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी भी सूची पूरी नहीं आई है, अभी उनका भी इंतजार बाकी है। रहा सवाल, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रहलाद पटेल को सुन रहा था, उन्होंने कहा हमारा एजेंडा तय है। निश्चित तौर पर उनका एजेंडा तय है कि इस चुनाव को सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ाना है। कर्नाटक में भी आपने देखा क्या किया उन्होंने, उसमें हनुमान जी को लाके मंच पे बैठा दिया, ये उनका एजेंडा था। आज भी उनका एजेंडा तय, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। मनोज सैनी ने एक सवाल पूछा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहना है, आपने देखा जवाब आया? क्यों नहीं आया? यही जो मिलन जी बात कर रहे थे, स्कीम और स्कैम। स्कीम की जिक्र मैंने आपको किया, चूंकि आपका दूसरा ब्रेक हो गया था इसलिए नहीं बता पाया। नोटबंदी इस देश के लिए क्रांतिकारी के फैसला बता रहे थे,
क्या परिणाम हुआ? प्रहलाद पटेल ने जवाब नहीं जितेंद्र दिया। जी, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं नोटबंदी का, ये आपने पूर्व में भी किया था। मैं आपको अगर बता रहा हूं। आप सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं और अगर बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव में किया तो उसका परिणाम भी सबके सामने है। अगर एमपी में भी ऐसा होता है या देश में ऐसा होता है तो बीजेपी को उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो आप उस मुद्दे को बार बार क्यों भुना? अरे ये मुद्दा देश का मुद्दा है। हाँ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये मुद्दा छूटेगा नहीं। चलिए जब जितेंद्र तक जी। महंगाई कम नहीं होगी, जितेंद्र जब तक जी। ये मुद्दा जीवित रहेगा और इस प्रहलाद पर लेके हम सवाल उठाते प्रहलाद रहेंगे। पटेल ने बंसल न्यूज पर नहीं दिया जवाब, लेकिन हमारे साथ तो उन्हीं की पार्टी के दिग्गज भी बैठे हुए हैं, प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनसे हम जवाब लेते हैं। मिलन जी, आपका रुख करूंगी, आप जवाब दीजिए। देखिए, जिस प्रकार की बातें हो रही है अभी जितेंद्र जी स्कीम और वर्सेस स्कैम की जो बात कर रहे थे वो गलत ढंग से ले गए। मैंने कहा स्कीम मोदी जी की और स्कैम कांग्रेस पार्टी के। आप देखिए, स्कीम तो हर सरकार करती है। आपकी सरकार ने भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में की थी। क्या हुआ? क्योंकि स्कैम की भीड़ चढ़ गई। बड़ी बड़ी स्कीम लाए थे आप, जनता को लोग लुभावन कर रहे थे, लेकिन जनता जानती है कि आपकी स्कीम में आपके स्कैम छुपे हुए हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये स्कैम जैसा जो वो शब्द था उसको खत्म करने के लिए जनधन खाते लाए थे। आज 51 करोड़ जनधन खाते जो जनता की गाड़ी कमाई से बनी हुई योजनाओं को सीधा लाभ उन तक पहुंचाती है। उसमें कोई दलाल नहीं है। जो राजीव गांधी जी चिंता करते थे, साहब हम योजना बनाते हैं, 1 रुपए भेजते हैं, 85 पैसा आपका दलाली में चला जाता है, भ्रष्टाचार में चला जाता है। आज भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार में, क्योंकि योजनाओं का सीधा फायदा जनता तक पहुंच रहा है। यही तकलीफ है। अभी नोटबंदी का बार बार जिक्र कर रहे थे, लेकिन नोटबंदी में यदि फर्क पड़ा है तो उन बिचौलियों, उन भ्रष्टाचारियों, उन दलालों को पड़ा है। इसलिए बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध करते हैं, क्योंकि इनका पैसा जब्त हो गया, इनका काला धन समाप्त हो गया। चर्चा आपसे करेंगे। 24 के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, इसके साथ ही परिवारवादी, तमाम मुद्दों पर लेकर राजनीति लगातार जारी है। हर मंच से प्रधानमंत्री इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन का जो दल है उसे घेरने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन तो ज्ञान के दायरे में आने वाले ये युवा वोटर्स जो कि कह रहे हैं कि काम जिसने किया है उसी पर हम मोहर लगाने वाले हैं। चर्चा लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से भी मेहमान जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपके पास अब मैं आना चाहूंगी। सर, 11 की 11 सीटें जीतने का आपने लक्ष्य रखा है, पिछली बार नहीं था, और वोटिंग परसेंटेज, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2019 के चुनाव में 50% के आसपास आपका वोटिंग परसेंटेज रहा था। सर, इस बार 11 सीटें आप कैसे जीतेंगे? खास तौर पर बस्तर की सीट को कैसे जीता जाएगा? 2019 और 2023 मोदी की गारंटी पर ही क्या आप इस बार जाने वाले हैं 24 में भी? जी, निश्चित रूप से देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आपने भी देखा कि युवा जो है वो बता रहे थे, लगभग सभी लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया, भरोसा किया और कहा कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वही बातें हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस का चरित्र आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को जिहाद गांव बनाने की इनकी साजिश है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत स्पष्टता से आपको समझ में आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक बड़ा खुलासा छत्तीसगढ़ में हुआ है। बेमेतरा जिले में बीरगांव एक क्षेत्र है, बारगांव, वहां पर किसानों के खाते पे जो पैसे आते हैं उसमें कितना बड़ा फर्जीवाड़ा 2019 से किया गया। आपको बताना चाहूंगा कि 656 नाम ऐसे हैं जो एक विशेष संप्रदाय से हैं और उनके जो पते हैं वो बंगाल के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, भोपाल के हैं, और उनके खातों में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा रुपए जाते रहे। और पास के एक बेलौदी गांव में भी जांच हुई, वहां भी ऐसा, और कलेक्टर ने जब जांच की 100 करोड़ रुपए ऐसे फर्जी खातों में गए हैं जो एक विशेष संप्रदाय से यहां पर वो संबंध रखने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस की सोच क्या थी छत्तीसगढ़ में? सुनील क्यों जी, कांग्रेस सुनील को जी, आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, सुनील जी, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो ठीक है, हम मानते हैं कि भूपेश बघेल की जब सरकार थी ये तब के मुद्दे हैं। लेकिन जब रमन सिंह की सरकार रही, 15 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ में राज किया, तब भी तो कई ऐसे मुद्दे आए, भ्रष्टाचार की बात कर ले, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं तो इसका हम जवाब जरूर लेंगे। अजय गंगवानी जी, आपसे मेरा सवाल है, आपने आरोपों को सुना, अब इन मुद्दों को लेकर अगर बीजेपी मैदान में है तो आप कैसे जवाब देंगे? और आपकी 11 की 11 सीटों पर जीत के लिए क्या दावे और क्या मुद्दे? मेरा आप दोनों से निवेदन है कि मुझे अगला 1.5 मिनट में बिना डिस्टर्ब के बोलने देंगे। मेरा आप जोर से निवेदन है मेरा, मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले मेरे मित्र सुनील चौधरी जी धर्मांतरण हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। सबसे अधिक चर्च इनके रमन सरकार के 15 सालों में बने। इनके वरिष्ठ मंत्री लगातार प्रार्थना सभाओं में जाते रहे, ये इनका मूल चरित्र है। कवर्धा में शांति मार्च की परमिशन लेने के बाद इन्हीं के वरिष्ठ नेता धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास करते, इनके जलद गिरफ्तारी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि आप चुनाव किस पे लड़ना चाहते हैं। अगर आपने 10 साल सचमुच
देश की जनता के लिए काम किया है तो रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए। आप न बढ़ती महंगाई पे चर्चा करना चाहते हैं, न बढ़ती बेरोजगारी पे चर्चा करना चाहते हैं, न आर्थिक असमानता पे। अभी मेरे मित्र पूरी डिबेट में मैं कंप्लीट करूं, मेरा निवेदन मैंने पहले कहा आपसे, आप लोगों को दर्द ना हो, मेरा निवेदन है, मुझे 1.5 मिनट बोलने दीजिए प्लीज। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि आप क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोई काम नहीं किया आपने। मोदी गारंटी के नाम पे 10 साल देश की जनता को ठगते रहे, न 2 करोड़ रोजगार मिलते हैं, न 15 पनों लगाते हैं। आज देश का किसान सड़कों पे है, आज किसानों क्या है 27 रुपए प्रतिदिन, इनके पूंजीपति मित्रों क्या है 1600 करोड़ प्रतिदिन। दूसरा मेरे मित्र एक बात समझ ले, प्रहलाद पटेल जी का एक बयान स्पष्ट कर दूं, प्रहलाद पटेल जी पहले इस बात को समझ ले, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने अपनी जो वेबसाइट है उसमें डिटेल दिया है कि 1260 कंपनियों ने 12,769 करोड़ रुपए दिए, इसमें से 6,060 करोड़ रुपए आखिर किसके दबाव में, किसके प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी को मिले। आज देश की जो संवैधानिक संस्था है ईडी, आईटी, सीबीआई जो है वो माफिया के रूप में, वसूली गैंग के रूप में कंपनियों पर दबाव डालती है, या तो वो चंदा वसूली करेंगे या उनके एवज में उनको ठेका दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा घोटाला, कमीशन खोरी, जो भ्रष्टाचार है, ये संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से केंद्र सरकार कर रही है, तो देश की जनता समझ रही है। मुझे बता दीजिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2019 में एक निर्देश भेजा कि फ्यूचर चलिए आपके 2 मिनट हो गए हैं अजय जी, 2 मिनट हो गए हैं आपके, लौटूंगी आपसे चर्चा और भी करेंगे। एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं एमपी से। 1368 करोड़ रुपए दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के रूप में, तो कमीशन खोरी भ्रष्टाचार जो है ये मोदी सरकार का क्षेत्र है। बड़े और गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं, इसका जवाब भी हम लेंगे सर, लौटूंगी आपके पास। लेकिन इसी बीच एक तरफ चुनावी तैयारियां, दूसरी तरफ अब से थोड़ी दिन होने वाला है तारीखों का। और अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यों का जिक्र इस चिट्ठी के जरिए किया है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की देशवासियों के नाम चिट्ठी, जिसमें लिखा गया है कि आपका समर्थन हमें मिलता रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है। राष्ट्र निर्माण के लिए मेहनत करते रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। तो एक बार फिर से दोहराया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ये मोदी की गारंटी है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले देशवासियों के नाम ये चिट्ठी। और ये इस चिट्ठी की बात करें, इस लेटर की बात करें, प्रधानमंत्री ने तमाम वो मुद्दे लिखे हैं और तमाम वो योजनाओं का जिक्र किया है जो उन्होंने 10 साल में पूरी की। चाहे हम जीएसटी की बात कर ले, आर्टिकल 370 हटाने की बात कर ले, 3 तलाक की बात कर ले, या फिर महिलाओं के लिए नए कानून की बात कर ले, संसद में महिलाओं की भागीदारी जैसे तमाम मुद्दे उठाए हैं, राम मंदिर का मुद्दा भी। और उन्होंने बताया है कि किस तरह से मोदी पर भरोसा करना कितना जरूरी है देश के विकास के लिए। और देखिए, और यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिलन जी, आपके पास रुक करना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर अब तो लेटर भी जारी कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यहाँ पर तमाम योजनाओं का जिक्र किया है, कैसे आखिर देखें? देखिए, एक प्रधान सेवक अपने परिवार जन के लिए, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए जिस तरीके का उपयोग कर रहे हैं वो बताता है कि कनेक्टिविटी किस स्तर की है। और जो बात उन्होंने उसमें लिखी, वो जिक्र लिखी है, वो व्यक्ति लिख सकता है जिसने काम कर कर दिखाया है। बहुत ही मतलब दम से और दमखम के साथ जो बातचीत की है, उन्होंने अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोया है, वो एक एक भारतीय के निश्चित रूप से दिल को छूने वाला है। और उन्होंने महसूस किया है जिस प्रकार से भारत आज सुरक्षित महसूस हो रहा है, वैश्विक शक्ति के रूप में जिस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है, तो भारत आज नेतृत्व करने की क्षमता जो हो गया है। मिलन जी, 3 बजने वाले हैं, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जितेंद्र जी से एक छोटा सा रिएक्शन। एक बॉन्ड को लेकर बार बार बात हो रही है, जिन बॉन्ड्स को लेकर एक भ्रमित करने का वातावरण, झूठ फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है कि 303 लोकसभा जीतने वाला दल 6,000 करोड़ का बॉन्ड्स पाता है सीधे खातों में, बैंक से बैंक में, और 242 जीतने वाले दल 14,000 करोड़ के बॉन्ड्स पा जाते हैं। ये निष्पक्षता जांच होगी तो पाकिस्तान से जिस कंपनी ने फंड लिया है, जिस दल ने लिया है, वो भी सामने होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जैसे ही सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा और कांग्रेस पार्टी रोती हुई दिखेगी। झूठ बोलते हैं, जो बात की जा रही है मोदी की चिट्ठी की, गलत बात कर रहे हैं बिल्कुल। मोदी जी को एक बार और भरोसा करना पड़ेगा। तुम अजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास सर, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको भी समय दिया जाएगा, जवाब मैं नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, कोई व्यक्ति चैनल में बैठ के झूठ बोल रहा है लगातार। पाकिस्तान से बॉन्ड ले लिए, साहब इतना रो रहे हैं, इतनी रुदाली क्यों साहब? गलत तरीके में थोड़ा धैर्य रखिए, आपकी बात को धैर्यपूर्वक सुना। अब जिसकी बारी आपके साथी की है वो चीज चिल्ला रहे हैं। सर, जितेंद्र जी से जवाब। नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी के बारे में बात हो रही थी, वो अपने परिवार को चिट्ठी लिख रहे हैं, उनका परिवार ठगा सा महसूस कर रहा है। एक बार गुजरात जाके
परिवार से बात कर लीजिए, फिर बाद में देश के परिवार की बात आप मत करिए। आप परिवार सुनिए, वाला तुष्टिकरण की ये जो राजनीति पर इलेक्टोरल हमेशा बॉन्ड आप है, चीज इसको लेकर के खुलासा हुआ है। पूरा परिवार सुनील जी और मिलन जी, 140 करोड़ इस आबादी बात का को देश है। ध्यान में और एक रखिए व्यक्ति का कि परिवार का है। चौकीदार आप चोर पारिवारिक हमले ना करेंगे, इस बात को आप पारिवारिक समझना हमले नहीं पड़ेगा। करेंगे। ये जो पाकिस्तान से चुनावी अभी जनता, रिजल्ट नहीं चाइना आया। से चुनावी जितेंद्र जी, ये पता नहीं है।